पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली दफ़ा दुनिया ने उनका चेहरा इतने सालों में देखा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो ऐलानात किए उस हवाले से उन्होंने ये वाज़ेह किया कि तमाम जितने वहाँ पे सफारत खाने हैं, जितने गैर मुल्की बाशिंदे वहाँ पे, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जो लोग अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं उनके लिए आम माफ़ी का भी ऐलान किया है। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उन्होंने बात की, मीडिया के किरदार के हवाले से बात की और नई हुकूमत की जो तश्कील है उस हवाले से जो मुशावरत हो रही है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस हवाले से भी आगाह किया। और इस अमर का उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करके अफ़गान हुकूमत इस तरह की बनाई जाए कि वहाँ पे मसले मसाइल ना हो और रीजनल ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं उसका भी इज़हार किया। एक आज की बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर। और दूसरी तरफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक अफ़गान पॉलिटिशियंस का जो डेलीगेशन आया हुआ है, यूनुस कानूनी साहब उसमें शरीक हैं, दीगर रहनुमा शरीक हैं, उनकी मुलाकात हुई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। DGISI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद भी उसमें शरीक थे। इंतहाई अहम मुलाकात। अब अफ़गानिस्तान में आगे सिचुएशन बनेगी कैसे, किस तरफ को ये चीज़ें जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस वीडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ साबिर शाकिर साहब, इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफा तज्ज़ियाकार हैं, और एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मंसूर अहमद ख़ान साहब पाकिस्तानी सफ़ीर अफ़गानिस्तान में, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मैं आपसे चंद इतलात शेयर कर लूँ कि मुल्ला बरादर वो कंधार पहुंच चुके हैं। दोहा से पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान 20 सालों बाद पहुंचे हैं, और जो अफ़गान हुकूमत की नई शक्ल बननी है उसमें कौन से उहदे, इस हवाले से अफ़गान तालिबान की आपस में मुशावरत भी हो रही है। और जो अभी तक की मुशावरत है उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें यही चीज़ है कि अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं वो अमीर ही होंगे और शायद कोई फॉर्मल ओहदा उस तरह से उनके पास ना हो, लेकिन मुल्ला बरादर, अब्दुल गनी बरादर, उनके पास हो सकता है जो बातचीत अभी तक हो रही है कि सदर आज़म हो जाए और तमाम वुज़रा के इंचार्ज भी तसव्वुर किए जा सकते हैं। ये अभी तक मुशावरत इस हवाले से हो रही है। जो इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान है उसकी इतलात ये है कि रेडियो नशरियात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सरकारी TV के हवाले से अभी मुशावरत जारी है और इस हवाले से गालिबन एक आधा फतवा जो है उसका इंतज़ार है कि TV की जो नशरियात हैं वो इमारात इस्लामी में चलेंगी तो किस तरह से चलेंगी, इस पर भी मुशावरत बाकायदा तौर पर जारी है। एक जो बड़ा फ़ैसला अभी तक हो चुका है वो ये है कि जो जितने भी शेडो गवर्नर्स थे उनको ऑफिशियल गवर्नर्स अफ़गान तालिबान नॉमिनेट करने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और जो इमारत इस्लामी का क़याम होगा उसमें अमीर खान मुत्तकी जो दावत व इरशाद जल्ब व जज्ब कमीशन के सरबराह थे, ये वो कमीशन है कि जब अफ़गानिस्तान काबुल की तरफ पेशकदमी कर रहे थे तो एक कमीशन के ये लोग पहले जाते थे और मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड से बात करते थे कि जनाब आप हथियार डाल दें, लड़ाई का फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अमीर खान मुत्तकी को खारजा अमूर के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। मुल्ला शीरी जो मुल्ला उमर के गार्ड थे उन्हें काबुल का गवर्नर नामज़द किया जा सकता है। तो ये मुशावरत जो चल रही है अफ़गान तालिबान की, उस हवाले से चंद अपडेट्स ही हमने कहा उससे आपको आगाह कर दें। जो आर्मी चीफ के साथ नाज़रीन मुलाकात हुई है वो, और जिसमें DGISI भी शामिल थे, उसमें सलाउद्दीन रब्बानी, यूनुस कानूनी, उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली, अहमद ज़िया मसूद, उस्ताद मोहम्मद मुहक्किक, अहमद वली मसूद, अब्दुल लतीफ़ पिदरम और खालिद नूर ये शरीक थे। और इसमें अब बाकायदा इनको बताया गया कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में बाकायदा तौर पे अमन कायम हो, और पाकिस्तान इस हवाले से जो एक ऑल इंक्लूसिव सेटलमेंट है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इस अमन के लिए काम कर रहे हो, पाकिस्तान उस चीज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए था और आइंदा भी अपनी कोशिशें इसी हवाले से जारी रखेगा। अब इस हवाले से आगे फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, सूरत हाल क्या होती है, मैं काशिफ अब्बासी साहब आपसे जानना चाहूँगा। बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स थे, इमीडिएट अफ़गान हिस्ट्री, आप माशाल्लाह 2001 में आपने एक्टिवली ये सारा प्रोसेस कवर किया था जब ये खबरें लगेंगे जी बम्बार्डमेंट शुरू हो गई है 7 अक्टूबर 2001, फिर तालिबान काबुल उन्होंने छोड़ दिया।
अब वापस आ गए। अफगान हिस्ट्री के तनाजुर में टेक ओवर बड़ी जल्दी हो जाता है, ताकत बड़ी जल्दी मिल जाती है, असल कार्रवाइयाँ रेजिस्टेंस उसके बाद शुरू होती है। इतलात हैं कि कुछ पंशेर वैली में रीग्रुपिंग हो और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना हिस्सा डाल के अफगानिस्तान में जो अमन का एक ख्वाब है उसको दोबारा बिग पावर प्रॉक्सी गेम जो है उसका शिकार होता तो नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, एक तो सबसे पहले जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यही, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए, मेरे लिए, अफगानों के लिए नहीं थी, शायद ज़्यादा फॉरेन मुल्कों के लिए ज़्यादा थी। वो तमाम चीज़ें जो एप्रीहेंशंस थे लोगों के दूसरे मुल्कों के, वो सारे के सारे बता दिए गए। सो मेरा ख्याल है वो सबसे इंटरेस्टिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ जो आपने जिक्र किया पंशेर वैली में, देखिए एक बात याद रखिएगा, अफगानों का जो सेंस ऑफ टाइमिंग और सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने इस जंग के बाद देखा हो, एक तो उनको टाइमिंग बड़ी इसका सेंस ऑफ टाइमिंग उनका बहुत अच्छा है, किस वक्त लड़ना है, किस टाइम रिट्रीट करना है, किस टाइम काबुल आराम से छोड़ के चले जाना है। वो बहादुर नहीं बनते कि हम खड़े रहेंगे, आखिरी लाश गिर जाएगी उसके बाद यहां से निकले। उन्होंने कहा ये वक्त लड़ने का नहीं है। 2001 रिट्रीट किया उन्होंने, अपने आप को रीग्रुप किया, दोबारा उन्होंने अपनी रीऑर्गेनाइज किया अपने आप को और वो लड़ाई शुरू की। दिस वॉज देयर स्ट्रेंथ ऑफ जो उनकी मिलिट्री टाइमिंग, स्ट्रैटेजी देखें किस तरह उन्होंने अपने आप को बदला। उन्होंने अपने आप को अब वो बना रहे हैं एक्सेप्टेबल दुनिया, इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए भी, सबको माफ कर दिया, औरतों के सामने टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के इंटरव्यूज दे रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज देयर। मुझे लगता है जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है तालिबान में, जो पिछले 20 साल में, जो पिछली रिजीम और इस रिजीम में जो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो यही है कि दे नो नाउ कि वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो आपने पंशेर का जिक्र किया, देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। कुछ अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, अहमद शाह मसूद के साहबजादे ने भी मेरा ख्याल है किस तरह की बात की है कि इनके साथ, तालिबान के साथ चलने की। लेकिन जो पहला कॉन्फ्लिक्ट था जब तालिबान ने टेक ओवर किया 90s में, उस वक्त वो भी बैटल हार्डन थे सोवियत्स के खिलाफ। उधर भी अहमद शाह मसूद और वो तमाम उनका जो ग्रुप था, जो नॉर्दर्न अलायंस थी, उस वक्त वो भी लड़ रहे थे, तालिबान भी लड़ रहे थे। मैं इसको खत्म कर लूं इस तरह। पिछले 20 साल में नॉर्दर्न अलायंस ने गवर्नमेंट की है। अब जो उनकी यंग जनरेशन है वो फाइटर जनरेशन नहीं है, जबकि तालिबान एक लड़ाई लड़के आए हुए हैं। सो अगर लड़ाई हुई भी, मुझे लगता है कि इस दफा तालिबान का पलड़ा भारी रहेगा। इस दफा वो पूरा अफगानिस्तान लेंगे, सिर्फ पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान नहीं लेंगे। साहब एक बात होती है ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, आपको ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है, या कि तालिबान, क्योंकि दोहा में भी ये बातचीत हो रही, कल सदर बाइडन ने भी कहा कि जी अशरफ गनी को हमने पहले भी समझाया था, उसने कहा नहीं जी हम लड़ेंगे, और फिर जो हुआ वो हमने देखा। तो अब जबकि तालिबान ने पूरा टेक ओवर कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो उसके बाद वो बाकी स्टेक होल्डर्स को शामिल करते आपको नजर आ रहे हैं, या कि जिसको वो चाहेंगे सिर्फ वही शामिल होगा और अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले और दीगर जो है उनकी अब कोई जगह आपको बनती नजर नहीं आ रही? अमरुल्लाह साले वगैरह वो तो खैर दौड़ चुके हैं, राह फरार इख्तियार कर चुके हैं, उनका नहीं होगा, लाइक माइंडेड होंगे और उसी तरह की कोलिशन गवर्नमेंट होगी जैसे कि बाकी मुल्कों में बनती है। जो लाइक माइंडेड लोग हैं वही आते हैं। ये नहीं होगा कि बिल्कुल एक अपोजिट साइड पे खड़ा हुआ उसको कहेंगे जी आप इसको इंडक्ट करें। दूसरा, नॉर्दर्न अलाइंस अगर देख रहे हैं, शुमाली इलाकों के जो लोग हैं, शुमाली इत्तेहाद वाले, वो इस वक्त सारी की सारी क़यादत पाकिस्तान में बैठी है, इस्लामाबाद में, और जो रह गए हैं वो सिर्फ रह गए ये एयरपोर्ट बंद होने की वजह से, बाकियों ने भी आना था। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इंफॉर्मेशन भी हैं, और अगर आप दोहा राब्ता किया, अफ़गानिस्तान किया, तो जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसमें ऊपर तो अफ़गान तालिबान ही होंगे और अहम वजारतें भी उनके पास होंगी। अब बाकी नीचे उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया जाएगा कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनको। एक और चीज़ जहन में रखिए कि इस दफ़ा मेरा ख्याल है अपना कि अफ़गान तालिबान अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये जो कुछ प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं उसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो मौजूद हैं। चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, ये कम से कम एटलीस्ट मौजूद हैं। तुर्की, उसकी रीज़न है कि जो नहीं हैं, जो अपोजिशन में थे, वो तो अपने सफारत खाने खाली करके जा चुके हैं। जिन्होंने ये सारी चीज़ें लेके आगे बढ़नी हैं और जिन मुल्कों के हमसाया ममालिक ख़ास तौर पे, और फिर रशिया, जिनके मफादात हैं और जो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान तमाम में सफारत खाने खुले रहे, अमेरिका का सफारत खाना बंद हो गया, इंडिया का बंद हो गया, डेनमार्क बंद हो गया, सब बंद हो गए। जितने
आप जो जो नाम लेते जाएंगे वो बंद हैं, और जो रह गए सफारतकार वो काबुल एयरपोर्ट पे बैठे हैं, वो भी निकलने के लिए तैयार हैं। तो जो आप कह लें कि जो आपने कहा ना प्रॉक्सीज़, आलमी ताकतों की प्रॉक्सीज़ या बिग प्लेयर्स की, तो वो उनको भी पता है, वो बिग प्लेयर्स बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने काबुल नहीं छोड़ा और बाकी एयरपोर्ट पे बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि माजी की तरह इस दफ़ा कुछ हो, और उसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है नॉर्दर्न अलायंस एक होता था, जिनके पाकिस्तान के भी ताल्लुकात जिनके साथ अच्छे नहीं थे। अब आप देखें कि अब्दुल्ला मौजूद हैं और वो एंगेज भी है। मुझे एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, एक वक्त वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। ब्रेक पे जाने से पहले साबिर शाकिर साहब बता रहे थे कि काफ़ी सारे सफारत खाने बंद हो गए, चाइना, रशिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान वहाँ पे अब भी काम कर रहे हैं। आपने सफारत खाना बंद क्यों नहीं किया और किस तरह की आप सहूलियात मुहैया कर रहे हैं? बाकी जो मुल्कों के लोग हैं उनको वीज़ा फैसिलिटेशन आप किस तरह से दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं काबुल के सिफारत खाने में बैठकर आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। देखिए, जब से ये गुज़िश्ता 48 या 72 घंटे से में जो ये वाक़यात हुए हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके दौरान हमने फौरी तौर पर अपना ह्यूमैनिटेरियन और एवैक्यूएशन असिस्टेंस का प्रोग्राम तरतीब दिया और फौरी तौर पर उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अभी कई सिफारत खाने काम कर रहे हैं, कई बंद करके भी चले गए हैं, लेकिन कई काम कर रहे हैं सिफारत खाने। हमारा ख्याल था कि इन हालात में जबकि बेयकीनी किसी सूरत हाल पैदा हो रही है और अफ़गान कुछ डिस्ट्रेस में हैं, इस बेयकीनी की वजह से उनको ये अश्योरेंस नहीं है कि उन्हें यहाँ रहना चाहिए, यहाँ निकल जाना चाहिए। कुछ डिप्लोमेटिक मिशंस ने, कुछ इदारों ने और मीडिया के कुछ बड़े आउटलेट्स ने जैसे CNN, AFP और रॉयटर्स ने हमें अप्रोच किया, वर्ल्ड बैंक ने हमें अप्रोच किया कि वो अपने स्टाफ को टेम्परेरीली रीलोकेट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये हमें हिदायत दी गई कि हमें इस वक्त बहुत फैसिलिटेटिव रहना है। तो इस लिहाज से हमने जो बिल्कुल ठीक है। एम्बेसडर साहब, आपने कहा कि आप इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी काबुल में बैठ के हमसे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हालात किस तरह के और हमारा स्टाफ वहाँ पे इस वक्त कितना है और अब तक कितने लोगों को आप वीज़ा इशू कर चुके हैं और मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ वो भी इस वक्त अप्लाई कर रही हैं, अफगान जो हैं वो पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड हैं, क्या तादाद है उनकी और बॉर्डर के हवाले से आपने कोई रिकमेंडेशन भेजी हैं? जी देखिए, इस वक्त जो है ना काबुल में अगर आप हालात की बात करें तो जनरली आपको पीस काफ़ी नज़र आता है, काफ़ी स्ट्रीट्स में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट नज़र आता है। जो तालिबान ने जब से सिक्योरिटी संभाली है शहर की, तो उन्होंने काफ़ी नाके वगैरह भी हटा दिए हैं, जो एक्स्ट्रा बैरियर्स वगैरह लगे हुए थे। तो सिवाय एयरपोर्ट के जहाँ पे आपको बदनज़मी नज़र आई, कहीं पे भी कोई ऐसे तशद्दुद के वाक़यात नहीं हुए। जहाँ तक वीज़ों का ताल्लुक है, हमने वीज़ाज़ तमाम नेशनलिटीज़ को इशू किए हैं, मतलब अफ़गान को भी और दूसरे जो नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है 500 से 600 के दरमियान वीज़े हम गुज़िश्ता 2 दिन या 3 दिन के दौरान इशू कर चुके हैं। ज़्यादातर लोग इनमें से चार्टर्ड फ़्लाइट्स या PIA की जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं उन पे गए, लेकिन कल और आज फ़्लाइट्स नहीं चल सकी क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिकन ऑपरेशंस की वजह से सस्पेंडेड है। और आपने देखा होगा कुछ वीडियोस आई थी, बड़ी पेनफुल किस्म की बदनज़मी जिसमें हुई, अफ़गान कुछ लोगों की शहादतें भी हुई उसमें। कुछ लोगों पाकिस्तानियों को हमने आज बसेस के ज़रिए भी तोरखम से भिजवाया है, क्योंकि ये जो काबुल से तोरखम की रोड है ये बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है, बहुत पीसफुली चल रही है। तो वो हम कल पाकिस्तानियों को कोशिश करेंगे, जब तक फ्लाइट्स नहीं शुरू होती तो हम उनको बिल्कुल ठीक है। काशिफ अब्बासी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे थे। अब्बासी साहब, एक तो ये कहा कि आप एम्बेसी में, तो क्या आपकी जो आपका घर है या आपकी रेजिडेंस है वो एम्बेसी के अंदर है? दूसरा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पिछले 48 घंटे के जो तरीका है तालिबान का, डू यू थिंक कि कुछ काम हुई है नर्व्स के हालात जो कहा जा रहा था एकदम पता नहीं क्या होगा, सिविल वॉर, शायद कहीं हालात जो लॉ एंड ऑर्डर के खराब ना हो जाए? सो एक तो क्या आप एम्बेसी में और हमारा सारा स्टाफ एम्बेसी के अंदर ही है, या अब इतना काम डाउन हो गए हैं कि लोग घरों में चले गए हैं और शायद ज्यादा कंफर्ट आ गई है लोगों के अंदर? देखिए, काबुल में जो हमारी एम्बेसी है इसका रकबा बहुत बड़ा है, ये तकरीबन 27 एकड़ का कंपाउंड है। तो इसमें
कुछ स्टाफ मेंबर, मैं खुद, मेरा घर यहाँ अंदर ही है, एम्बेसडर की रिहाइश का अंदर ही है, स्टाफ भी कुछ अंदर है, लेकिन कुछ स्टाफ और ऑफिसर्स बाहर भी रहते हैं और वो मामूल के मुताबिक बाहर रह रहे हैं। उनमें किसी किस्म की सिक्योरिटी के हवाले से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए हम यहाँ पे इस ऑपरेशन को इसी तरह से जारी रखेंगे मामूल के मुताबिक, और लोगों को ये काउंसलर असिस्टेंस एक्सटेंड करते रहेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि पॉलिटिकल फ्रंट पे वो सबसे ज़्यादा अहम अब डेवलपमेंट्स आइंदा दिनों में होंगी। मुत्तकी साहब जो तालिबान के लीडर हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं, मैं भी मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहा हूँ, तालिबान की शख्सियत से भी। आपकी किन किन तालिबान लीडर से अब तक मुलाकात हो चुकी है? मेरी इनके जो कारी इनायतुल्लाह हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है। मुत्तकी साहब से मेरी मुलाकात किसी वक्त भी इंशाल्लाह हो जाएगी, कल सुबह में या कल दिन में किसी वक्त। और फिर जो दूसरे एम्बेसडर्स हैं, चाइना के एम्बेसडर हैं, रशिया के एम्बेसडर हैं, उनसे भी मेरी कल और परसों में मुलाकातें हो जाएंगी। पिछले 2 दिनों में मुलाकातें इसलिए नहीं हो सकी कि ज़्यादातर ये एम्बेसडर्स भी मिलने के लिए अवेलेबल नहीं थे। हर एक अपनी अपनी सिक्योरिटी को देख रहा था, एवेल्यूएट कर रहा था कि क्या हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन अब हालात थोड़े से पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जो बुनियादी नुक्ता है जिसको अरशद शरीफ साहब ने अपने में भी बयान किया, आपने भी बताया कि जब तक एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट या जब तक तमाम लीडरान, तमाम तबकों को, तमाम एथनिक ग्रुप्स को किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन एक सिस्टम में नहीं मिलेगी तो शायद देरपा एक सियासी मुफाहमत ना हो सके। तो तालिबान भी इसी चीज का इजहार कर रहे हैं और दूसरे लीडर्स भी इसी बात का, जो पाकिस्तान में दूसरे एम्बेसडर साहब, नॉर्दर्न अलायंस के लीडर से बात हुई आपकी? जी, मैं तो अभी पाकिस्तान में था। मेरी तो उन सब जो पाकिस्तान में लीडर्स आए हुए हैं उनसे गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान रिपीटेडली मुलाकातें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। साबिर भी आपसे सवाल करना चाह रहे थे। जी साबिर। एम्बेसडर साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह से आप पाकिस्तान में थे और बड़े मसरूफ़ थे और हमें ब्रीफिंग दे रहे थे, तो आज आप काबुल पहुंच गए हैं, तो वापसी का सफ़र बिल्कुल पीसफुल रहा, सिक्योरिटी बेहतर है, किसी किस्म का कोई खतरा, बाई रोड गए हैं आप? जी, मैं साबिर साहब, क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं चल रही थी और मुझे ये नज़र नहीं आ रहा था कि फ़्लाइट्स कब तक बंद रहेंगी, तो मैंने फिर ये बेहतर जाना कि मैं, चूँकि यहाँ पे मेरा मौजूद होना अब ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं बाय रोड आ गया और मुझे हालात काफ़ी पीसफुल नज़र आए। लोग आराम से अपनी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, तो कोई मुझे ऐसी बदअमनी की कैफियत नहीं। एम्बेसडर साहब, यूरोपियन यूनियन की अभी स्टेटमेंट आई है कि क्योंकि अफगान तालिबान गालिबन जीत चुके हैं, काबिज हैं, और उनसे बातचीत करना अब ज़रूरी हो गया, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है बातचीत के बगैर तो कोई भी सियासी अमल आगे नहीं चल सकता, और तालिबान से बातचीत तो दोहा में कोई 2 साल से चल रही है। लेकिन अब इस वक्त जो आइंदा जो चंद हफ्ते हैं और चंद महीने हैं, उसमें जो ट्रांजिशन का अमल है, ट्रांजिशन में किस किस्म का फ्रेमवर्क एग्री होता है और फिर एक परमानेंट अरेंजमेंट किस तरह का एग्री होता है। क्योंकि अफगानिस्तान में जो गुज़िश्ता 40 साल से जो मसला यही है कि तमाम तबकात किसी किस्म के हल पर यकजा नहीं हो पाते, कंसेंसस नहीं कर पाते। तो देखना ये बहुत ज़रूरी होगा कि इस मौके पर गो के तालिबान अब आके दाखिल हो चुके हैं, कंट्रोल संभाल रहे हैं ग्रेजुअली मुल्क का, लेकिन वो किस तरह से एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की शक्ल देते हैं इस अगले निज़ाम को, वो बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक है। एम्बेसडर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। शहजाद चौधरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने यकीनन कल अमरीकी सदर जो बाइडन का अपनी अमरीकी कौम से खिताब सुना होगा, उसको देख के आपको क्या लगा कि आइंदा एज अ सुपर पावर अमरीका पे बाकी ममालिक या लोग ट्रस्ट कर सकेंगे? देखिए, सुपर पावर के तौर पे मेरी नज़र में तो काफ़ी धचका पहुंचा अमेरिका को, और उसको अब अमेरिका के अंदर उनके अपने मीडिया में, प्रेस में इसको द ग्रेट रिट्रीट कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका की इस किस्म की जो हजीमत उसको उठाना पड़ी, क्या इसके बाद अमेरिका कितनी देर तक अपना सुपर पावर स्टेटस दुनिया में और उसकी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश रख सकेगा, कितनी देर तक रख पाएगा। यानी ये उनको पता है कि चोट काफ़ी गहरी है। एक चीज़ है अमेरिका के फेवर में, और वो ये है कि उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ जो इकोनॉमी का साइज़ है और जो उनका होल्ड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ये 3 ऐसे लेवर्स हैं जो कि अमेरिका की इस सुपर पावर की पोजीशन को बहुत जल्दी ज़ायल नहीं होने देते, और वो चोटें खा के भी रिकवर कर जाता है। बिल्कुल ठीक है। आज
यूरोपियन यूनियन तालिबान को रिकग्नाइज करने की तरफ पहला कदम यह है कि बातचीत करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि अमेरिका भी तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज कर लेगा अगर बाकी ममालिक इसमें पहल करते हैं? मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की शुरुआत आज के दिन में जिस तरह खदशात को एड्रेस किया गया है, जो कि बातचीत वहाँ के प्रेसेस के अंदर निकली है, जिस तरीके से ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने गुफ्तगू की है और जिस तरह के सवालों के जवाब दिए हैं, लगता यूँ है कि बड़ा डेलिब्रेट, बड़ा स्लो और बड़ा सोच समझ के मामला को किया जा रहा है। वरना 1996 की तरह डिक्लेयर करना कि अब ये हम कौन अमीर होगा और हमारे काबू में और ये हमारा पॉलिसी होगी, ये वाला शरिया नाफिज होगा, उन्होंने इस दफ़ा नहीं किया। इससे मुझे यूँ लगता है कि जैसे वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए बहुत इस वक्त केयरफुल हैं और चाहते हैं कि हो। इस वजह से मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो या बहुत सारे बाकी ममालिक आहिस्ता आहिस्ता मामलात को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए खित्ते की जो इकॉनमी है और जिसके अंदर चीन का बहुत बड़ा रोल है, वो मुझे यूँ लगता है कि जैसे इंतज़ार कर रही है उस स्टेबिलिटी का जो कि अफगानिस्तान में आए और जिससे फिर ये ट्रेड और फिर जो इकॉनमी है इस खित्ते की वो फले फूले। अगर कोई खित्ता इतनी अच्छे बेहतर तरीके से तरक्की कर पाएगा तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया अपने आप को उस खित्ते से बहुत देर तक दूर रख सकती है। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने माशाल्लाह किताबें भी इस इशू पे लिखी हुई हैं। 5वीं किताब गालिबन आपकी आ चुकी है या आने वाली है या आ चुकी है, बता दीजिएगा आपको क्या फ़र्क लगा अफ़गान तालिबान जो 1996 के थे और 2021 के अफ़गान तालिबान? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनन देखी होगी, कुछ फ़र्क आपको महसूस हुआ? क्या फ़र्क था? देखिए, वो तो सारी दुनिया ने देख लिया। मैं ये बता सकता हूँ कि जब कंधार हाईजैकिंग चल रही थी 1999 30-31 दिसंबर की बात है, तो 1 जनवरी 2000 को मैं उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था। बड़ी बहस मुबाहिसा हुआ, तो आखिर में उन्होंने क्या कहा, कह रहा आप मुसलमान हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते, आपकी दाढ़ी क्यों नहीं है? मैंने कहा कि आपका इस्लाम शुरू होता है दाढ़ी से और ख़त्म होता है दाढ़ी पे। इस तरह एक और जगह पे कंधार में मुझे नहीं अनल मुनकर जो वाइस एंड वर्चू उनकी मिनिस्ट्री थी, उसके गार्ड से बहस हुई, तो उससे कहा कि जी आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी, आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो मैंने कहा दाढ़ी बड़ा मुतनाज़ मसला है, आपको ईमान अंदर से होता है, दाढ़ी में नहीं होता। उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि आप हमारे साथ हेड क्वार्टर चलें, मैं आपको कन्विंस करूँगा कि इस्लाम के लिए दाढ़ी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन उसके बरक्स आज आप देख लें कि आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ ख़वातीन मौजूद थी, बल्कि आज तो लो न्यूज़ की एक रिपोर्टर ख़ुद सड़क पे सिर्फ एक चादर वगैरह ली हुई थी, लेकिन खुल्लम आम सड़क पे वो अपनी रिपोर्टिंग कर रही थी। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये कि ख़ुद तालिबान के तमाम रहनुमा इस वक्त बड़ी खुशी से अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं, बल्कि उसका आगाज़ मुल्ला बरादर से हुआ था। जब सितंबर में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हुए तो माइक पॉम्पियो यानी उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के, उनके साथ मिल के उन्होंने एक तस्वीर बनाई जो मीडिया पे जारी भी हुई। तो वो लोग जो अब तक चीख चिल्ला रहे थे कि तालिबान अगर आ गए तो दुनिया उलट जाएगी, ख़वातीन और ये, वो मेरा ख्याल है, मैं बेवकूफ़ों की जन्नत तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े भोले थे, इसलिए कि वो ये समझ रहे थे कि तालिबान शायद कोई प्री प्रोग्राम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऐसे ही चलता रहेगा और या तो क्रैश होगा या सिर्फ चलता रहेगा, उसमें तब्दीली कोई नहीं आएगी। तो उसने ये भूल गए थे कि दुनिया भर गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान तालिबान के रहनुमा दोहा के महलों में रह रहे हैं, जहां वो सफ़र कर रहे थे, बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे थे, महलों में और बड़े 5 स्टार होटल में वो रह रहे थे। चीन जा रहे हैं, बीजिंग जा रहे हैं, तेहरान में भी उनका ऐसे ही इस्तकबाल हो रहा था। तो मेरा ख्याल है इन लोगों को शायद वो तब्दीली नज़र नहीं आई और वो यही कर, आज भी अमरीकी ज़राए इब्लाग में, इंडिया में हर तरफ यही बात फैली हुई है कि ये आ गए तो बल्कि फ्रेम ऑफ एनालिसिस उनका वही पुराना वाला है, नई हकीकतें जो ऑन द ग्राउंड शायद उसका इदराक नहीं हो रहा। चंद वीडियोस दिखाते हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग कि वहाँ पे जो कुछ गाड़ियाँ वगैरह थी है जिन्होंने शायद ये जो बाकी दुनिया में नॉर्मल चीज़ें ली जाती हैं उनको शायद ये मैसर नहीं आई। उन्होंने सिर्फ जंग देखी है, एक बिग पावर दूसरी बिग पावर, बम्बार्डमेंट और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस। तो अगर नॉर्मल चाइल्डहुड, नॉर्मल लाइफ जिसको कि नॉर्मल बाकी दुनिया कहती है, उससे आप डिप्राइव रहेंगे तो नॉर्मल कैसे अफगानिस्तान बन सकता है? इसमें किस किस का क्या रोल है?
रोल तो सबका है। ये इसको मेरा ख्याल है ये अच्छा स्टेप था कि जो आज तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा हम काबुल में अब लड़ाई नहीं चाहते। पीस किसी भी इस तरह के इनिशिएटिव के लिए, इस तरह की लाइफ को वापस नॉर्मल लाने के लिए अमन होना अफगानिस्तान में बहुत ज़रूरी है, जो कि इस मुल्क ने अमन नहीं, दहाइयों से अमन नहीं देखा। काबुल जब भी जाना हुआ, काबुल के हालात देखकर मैं ये सोचता था इस शहर में कौन आदमी रहना चाहेगा। हर तरफ फोर्ट्रेसेस, आर्म्ड गार्ड्स, आप जा सकते हैं नहीं जा सकते, उठें यहाँ से ख़तरा है, यहाँ धमाका हो सकता है, यहाँ पे तालिबान आ सकते हैं। उस लाइफ में बल्कि मैं जो लोग मुझे नज़र आते थे कि जिनको जो लगता था कि नॉन तालिब टाइप्स और लिबरल्स, सवाल आप रह कैसे सकते हैं, रहते किस तरह इस शहर में या इस मुल्क में। उस तरफ जाने के लिए इनको एक अमन पहली सीढ़ी है, इंक्लूसिवनेस दूसरी है। जब तक एक ब्रॉड बेस गवर्नमेंट नहीं बनेगी यहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो सकती है। अगर आप बाकी सबको इंक्लूड नहीं करेंगे, सब इसमें शामिल नहीं होंगे, तो कोई ग्रुप, इससे पहले ये होता था एक ग्रुप को बाहर, हुकूमत यार साहब बाहर बैठे काबुल में मिसाइल मार रहे होते थे। आर्मी चीफ ने भी आज यही बात की। साबिर साहब, आपको ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है अफगानिस्तान में? मेरा ख्याल है कि यही कुछ हो रहा है, और बल्कि उसमें ऐसी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो तवील दौरानिए की भी हो और उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और मैं फिर कहूँगा कि इसमें चाइना भी शामिल है, रूस भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। और अब जो प्राइम मिनिस्टर को जो फ़ोन आ रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बोरिस जॉनसन का फ़ोन आया और डेनमार्क का आया, तो इस तरह के फ़ोन अभी और भी आए। अभी कुछ फ़ोन और भी आने, दुनिया को पता है साडा कोई रोल है, नहीं पता था अमेरिकियों को नहीं पता साडा रोल है। कुछ और फ़ोन भी आना है। लेकिन कल की एक अमेरिकियों की बात, कल जो प्रेसिडेंट बाइडन की एक तकरीर में एक चीज़ थी कि उसमें पाकिस्तान पे कोई ब्लेम गेम नहीं किया गया और पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी अपने लिए ली और कुर्बानी का बकरा अफगान गवर्नमेंट और अशरफ गनी और अफगान फौज को बनाया। और जुलाई की आखिरी मीटिंग का भी जिक्र किया कि कितने कॉन्फिडेंट है। उन्होंने बताया कि मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि आप जाके अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, करप्शन ख़त्म करें और पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं, लेकिन वो नहीं माने और गनी साहब भगोड़े निकले और अफगान फ़ौज बुज़दिल निकली। तो वो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, तो तसल्ली रखें कि गवर्नमेंट भी जो आएगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी। एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब, एक सवाल, और अगर माजी के फ्रेमवर्क से जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्या वो एनालिसिस सही है कि इसके पाकिस्तान पे भी जो तालिबान की जिसको कहा जा रहा है मीडिया ग्लोरिफिकेशन, इसके पाकिस्तान पे भी कुछ असरात आएंगे कि नहीं? ये रेफरेंस इस वक्त रेलिवेंट नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल रेलिवेंट है। रेलिवेंट इसलिए है कि जिस किस्म का इनिशियल रिएक्शन आपने फॉर एग्जांपल बोरिस जॉनसन का देखा, जो ही तालिबान की स्वीप काबुल के अंदर स्टार्ट हुई और अशरफ गनी भागे, तो वो यूँ लगता था कि जिसे हम कहते हैं कि एक दाना छोड़ दिया उन्होंने कि इस रजीम को, तालिबान रजीम को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। आज तब्दीली के दिन में ये है कि हम इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। अच्छा, वो अब ये देखिए एक कंसेंसस वेस्ट के अंदर डेवलप ये होगा, जो कि और हो जाएगा और हो रहा है, जिसके अंदर के अमेरिका के रोल को क्वेश्चन किया जा रहा है, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि हर फैसला जो अमेरिका कर रहा है क्या वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है या ओवरऑल वेस्ट के फ़ायदे के लिए इसको कर रहा है। तो मेरा ख्याल है वो जो प्रेशर अफगानिस्तान पे आना है या तालिबान पे आना है, अगर वो कम हो जाता है अफगानिस्तान पे और तालिबान पे, तो उतना ही एक प्रोपोर्शनल प्रेशर पाकिस्तान पे भी कम हो जाता है। तो उनकी सक्सेस, जिस किस्म के प्रेशर्स की हम बात करते हैं, पाकिस्तान पे भी कम होती हुई हमारे ऊपर असरअंदाज होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बुनियादी बात होगी जिसमें कि हमें ये ख्याल रखना है कि हम जितनी मदद कर सकते हैं अफगानिस्तान की एक नॉर्मल रियासत, एक नॉर्मल मुल्क बनने के लिए, उतनी आसानी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए भी अपने सफ़र को जारी रखने के लिए। राइट। एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, एक रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, नई रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कब तक बन सकती है? आपके कुछ एस्टिमेट्स हैं इस हवाले से? देखिए जी, अभी तो इस पे चूँकि 48 घंटे ही हुए हैं तकरीबन पिछले रेजीम को प्रैक्टिकली ख़त्म हुए हुए, इस पे मुशावरत अब मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों की जारी है, जिसमें अफ़गान तालिबान भी हैं, जिसमें दीगर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, गुलबदीन हिकमत यार साहब हैं, अब्दुल्ला हैं, हामिद कारज़ई साहब हैं। तो इस अमल को मेरा ख्याल है तेज़ तरीके से करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा क्योंकि ये एक मुश्किल अमल साबित हुआ है। गुज़िश्ता हमने 2 साल में देखा है पीस प्रोसेस में, लेकिन इसमें जो
मुस्बित मुहर्रिकात हैं वो ये है कि एक तो अफ़गानिस्तान में लोग अमन चाहते हैं, इसीलिए आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में ये बाय एयर तो कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन मैसिव एक्सोडस नहीं हुआ, लोग बॉर्डर्स की तरफ नहीं गए, लोग रहना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। और दूसरा एक मुहर्रिक जो बहुत मुस्बित है कि अफ़गानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक एक पेज पर हैं। 1990s में शायद हम लोग एक पेज पे नहीं थे, इस वक्त हम सारे एक पेज पे हैं कि अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए और हमसाया ममालिक को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये दो बहुत मुस्बित मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि अफ़गान इस अमल को कामयाबी से आगे ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। कहा जाता है अफ़गान तारीख को देख के कि जनाब अफ़गानिस्तान में फ़तह हासिल करना आसान है, टेकिंग ओवर काबुल इज़ ईजी बट गवर्निंग अफ़गानिस्तान इज़ डिफ़िकल्ट, और जो भी आके काबुल में हुकूमत बनाता है ज़ोर के ज़रिए बनाता है, उसके बाद रेजिस्टेंस की कहानी बाद में शुरू होती है। ब्रिटिश के कल जो बाइडन ने भी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स का जिक्र किया, वो वाली कहानी अब अफ़गान तालिबान के साथ तो रिपीट नहीं होगी कि काबुल में विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट एंटर हो गए। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये कहानी बताई, सबको बताई कि जनाब कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। अमरुल्लाह साले और दीगर लोग जो हैं वो अब क्या कर रहे हैं, रीग्रुप कर रहे हैं लोगों को, और कुछ स्पॉइलर का किरदार भी आप देख रहे हैं इसमें, कुछ कोई अदा कर सकता है? देखिए, स्पॉयलर्स तो सबको मालूम है, और अमरुल्लाह साले या अशरफ गनी किसके ईमा पे हट धर्मी दिखा रहे थे दोहा के अमन प्रोसेस में, ये भी सबको मालूम है। भारतीय इसलिए भारत में सफ़ मातम बिछी हुई है कि उनकी जितनी कैलकुलेशंस थी वो गलत साबित हुई हैं, और उस वजह से वो स्पॉइलर का किरदार अदा करने की पोजीशन में हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें, देखिए अरशद, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशी नहीं मनानी चाहिए। जो एक आप भी मौजूद थे एक बड़ी मीटिंग में, वहाँ पे जो कहा गया कि हमने बड़ी मुश्किल से मजहबी इंतहा पसंदी के जिन को बंद किया है बोतल में, तो मुझे खदशा है कि कहीं हम अपनी इस जो जश्न वाली कैफियत है उसमें उस जिन को कहीं बाहर निकलने का मौका न दे दें। तो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए। हमें यहाँ पे शादियाने बिल्कुल नहीं बजाने चाहिए, बल्कि अपनी पॉलिसी को मज़ीद स्मार्ट करना चाहिए इस अंदाज में कि हम अफ़गानिस्तान का अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है तो उसके लिए हम पहले से तैयार हों। हमें हर मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे अगर मुश्किल सूरत हाल आती है तो हम उनके दुखों का मदावा बन सके, उसमें ये ब्लेम गेम वगैरह नहीं होनी चाहिए। बाकी ग्रेवयार्ड अफ़गानिस्तान इसलिए रहा कि वहाँ से बैरूनी मुदाखलत हुई है। अब जो आप रीग्रुपिंग की बात कर रहे थे, आप इस तरह की बहुत सारी फेक न्यूज़ आप सुनेंगे, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर तालिबान को कामयाबी हासिल हुई है इस मरतबा, जो कि आज अभी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा भी कि तमाम बॉर्डर एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं वो तालिबान के कब्ज़े में हैं, तो ये वो शायद अकेले उनके लिए मुमकिन नहीं था। उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिली है, और वो ममालिक जिनको IMU यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, दाइश, TTP से ख़तरात लाहक थे, जो प्रॉक्सी टेररिस्ट जितने हैं जो कि एक दो इलाकाई मुल्कों के बिहाफ पे ईमा पे यहाँ पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में गड़बड़ फैला रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को निशाना बनाया हुआ है, उसकी वजह से चीन को भी बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है तमाम ममालिक इस वक्त इकट्ठे हैं और अपनी अपनी सरहदों को जो उनकी अफ़गानिस्तान से मिलती है उनको वो अपनी तरफ से महफूज रखने की कोशिश करेंगे। इधर से अफ़गानिस्तान चूँकि अब तालिबान आ गए हैं, उन्होंने बहुत खुल के कहा है कि हम प्रॉक्स की इस सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता लगता है, बल्कि एक कमांडर जो है हमें सुना कि एक तो आज मारा भी गया, कोई दाइश का कमांडर था काबुल के करीब ही कहीं पे, जो पुल चरखी में मेरा ख्याल है जो जेल है वहाँ पे बंद था। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स को दोबारा इकट्ठे ना होने दें, और वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब हम तमाम अफ़गान स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। मैसेजिंग हमारी मुस्बत रहनी चाहिए। हम छठा बड़ा मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क है, हमें एक 40 साल से कॉन्फ्लिक्ट ज़दा, जंग ज़दा मुल्क के साथ
कोई मुकाबला नहीं करना है, बल्कि उनका हाथ थाम के उनको इस मुश्किल से निकालना है। उनकी बिल्कुल मदद ठीक करनी है। मैं यहाँ पे नाज़रीन एक वक्त हूँ, मार्शल शहजाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू नाज़रीन जारी रहेगी बाकी पैनलिस्ट के साथ, और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पे भी कोई मुमकिन इफेक्ट्स आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं, और मैं अपने पैनल से कहूँगा कि अगर उनसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने बारी पे यकीनन सवाल कीजिएगा। एम्बेसडर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, तो इस ऑल इंक्लूसिव में इन सब में कौन कौन शामिल होगा, शरीक होगा, क्या बता सकते हैं आप? देखिए, अफगानिस्तान में ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट से बेसिकली मुराद यह है कि अफगानिस्तान की एथनिक कंपोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। पश्तून सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, उनकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ फिगर्स दिए जाते हैं, लेकिन गालिबन उनकी तादाद 50% से ज़्यादा है। ताजिक्स और उज़्बेक्स, हज़ाराज और तुर्कमेन, ये कई सारी कम्युनिटीज़ हैं और जो कि अफ़गानिस्तान में रीजनली भी मुख्तलिफ इलाक़ों में बसती हैं। तो इन सब के को इनके लीडर्स के थ्रू, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एक गवर्नमेंट में लाना, एक सिस्टम में लाना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम में लाना, वो अगर सही तरह से अंजाम पा जाए तो वो मेरा ख्याल इंक्लूसिव एंड ब्रॉड बेस्ड सिस्टम की शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अपनी जगह सियासी मुफाहमत या इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट बहुत अहम है, इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज़ और है रीजनल कनेक्टिविटी, इकनॉमिक कनेक्टिविटी। इस वक्त रीजन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के दहाने पे मौजूद है जहाँ से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। यहाँ से नॉर्थ की तरफ 10 डिफरेंट रूट डेवलप किए जा सकते हैं, ट्रेड और ट्रांजिट के लिए पावर लाइंस डेवलप की जा सकती हैं। बिल्कुल, वो सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है। इम्तियाज गुल साहब, आप एम्बेसडर साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि चूंकि ये तो जो साबका शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा थे जिनको PIA की फ़्लाइट के ज़रिए इवैक्यूएट अमलन किया गया काबुल से, तो उनका सेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे उनको प्रोजेक्ट किया गया कि ये तो वो लोग हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ थे और उनसे बच के आ गए हैं। मेरा मतलब मुराद वो स्पीकर कौमी, उनकी जो कौमी असम्बली उससे नहीं है, बल्कि कुछ बाकी जो रहनुमा हैं। बिल्कुल, बल्कि एम्बेसडर साहब की तो मुलाकात भी हुई है उनसे। शाहीन साहब ने आज ये कहा कि वो एक इंक्लूसिव इस्लामी गवर्नमेंट पे बातचीत जो है वो करीबुल इख्तिताम है और बहुत जल्द उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो क्या मंसूर साहब को इसके बारे में कोई इल्म है? जी, मंसूर साहब, आपकी तो मुलाकातें भी हुई हैं इनसे, आई थिंक 2 दिन पहले मेरी मुलाकातें हुई है। एक तो मैं इसमें तस्हीह ये कर दूं कि इनको इवैक्यूएट वगैरह नहीं किया गया, क्योंकि ये विजिट एक्चुअली हम पिछले महीने प्लान कर रहे थे ईद उल अज़हा के साथ ही 16 से 18 जुलाई को। लेकिन उस वक्त आपको पता है कि फिर अशरफ गनी साहब ने, जब ताशकंद में उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने कहा कि ये इसकी डेट्स पोस्टपोन कर दी जाएं। वो गालिबन इस कॉन्फ्रेंस के हक़ में नहीं थे। अब चूंकि ये हमने दोबारा से 15 से 18 की डेट्स रखी थी, वो इत्तफाक से इस तरह कोइंसाइड कर गई कि उसी दिन तालिबान काबुल के अंदर भी दाखिल हुए। तो इस विज़िट में बेसिक मकसद या बुनियादी जो तवज्जो थी वो इसी उस पर थी कि उनसे जाना जाए कि अब उनकी क्या राय है इंक्लूसिव और ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल सेटलमेंट के बारे में, और ये जो एक्सटेंडेड ट्रॉयका है, US, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ये मिलकर किस तरह इसको एक सेटलमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक्सटेंडेड ट्रॉयका प्लस ईरान भी हो सकता है उसमें, एक्सटेंडेड ट्रॉयका प्लस साबिर साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं। एम्बेसडर साहब, ये बताएं कि मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि काबुल कंट्रोल हासिल करने से पहले अफ़गान तालिबान शुमाली इत्तेहाद, जिनको उर्फ़ आम में कहा जाता है, उसमें उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी, नॉन पख्तून, उनके साथ बहुत हद तक उनका वर्किंग रिलेशनशिप भी हो चुका था। एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है कि ये काम होने जा रहा है, ये सबको नज़र आ रहा था। और अगर सिर्फ नज़र नहीं आ रहा था तो CIA को या अमेरिकन को नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे पास ये इत्तलात हैं कि बहुत सारा काम बैकडोर चैनल पे बहुत पहले से हो चुका है और अब उसकी नोक पलंग संवारी जा रही है। और इसीलिए मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर जो हैं वो दोहा से कंधार पहुँचे हैं, और जैसे ही कोई फाइनल होंगी चीज़ें वो काबुल में पहुँच जाएंगे। जी, वर्किंग
वर्किंग रिलेशनशिप तो आपकी बात सही है कि उनका बहुत अरसे से हो चुका था। दोहा के प्रोसेस में उनकी बाज़ाब्ता मुलाकातें भी होती रहीं और बिल वास्ता मुख्तलिफ जगहों पे भी मुलाकातें होती रहीं। लेकिन जहाँ तक एक पॉलिटिकल सेटलमेंट पे पहुँचने का आपने जिक्र किया है, ये असल में इस अफगान पीस प्रोसेस या अफगान पीस सेटलमेंट जो है, इसके इतना कॉम्प्लेक्स अमल है कि इसके बारे में ये कहना भी मेरे लिए मुश्किल होगा कि ये किस स्टेज पे है। कोशिशें अलबत्ता जारी हैं क्योंकि तमाम मुल्कों का इंटरेस्ट अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान के तमाम नेबर्स का इंटरेस्ट। ये सिर्फ स्पॉयलर्स का बता दें, इस वक्त स्पॉयलर्स कौन है? देखिए बेसिकली जो स्पॉयलर्स में तो आपको पता है कि अफगानिस्तान में से वही लोग थे जो अब शायद यहाँ से जा भी चुके हैं, जो मुख्तलिफ तरीके से इसमें पेशरफ्त को किसी न किसी तरह से पीस प्रोसेस में जब भी कोई ऐसा मौका आता था तो इसको रोकने की कोशिश करते थे। और फिर रीजन में भी जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ ममालिक रीजन में भी एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो तालिबान के साथ पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को 20 साल से अपोज करता रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि एक इंटरनेशनल कंसेंसस तो पैदा हो चुका है कि एक इंक्लूसिव और ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जिसमें तालिबान भी हों और दूसरे स्टेक होल्डर्स की भी नुमाइंदगी मौजूद हो। जी का साहब सवाल सर, एक तो ये वक्त वापस कब जा रहा है ये बता दीजिएगा कि क्या ये अब इंडेफिनेटली पाकिस्तान में रहेगा जब तक हालात बेहतर नहीं होते? दूसरा देखिए, वी हैव टू लुक एट दिस न्यू अफगान सिचुएशन, पाकिस्तान के प्रिज्म से भी देख लें। क्या यहाँ पर देखिए बहुत सी खुशी, एक तो सवाल अरशद ने पूछा था खुशी का कि बहुत लोग बड़े खुश हैं पाकिस्तान में तालिबान आ गए, लेकिन स्केप्टिसिज्म होना चाहिए क्या? ये तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के होने चाहिए कि किसी वक्त भी, क्योंकि तालिबान की एक नई पौध है जिसके खिलाफ हम ऑपरेशंस भी कर चुके हैं, उनके बहुत से रेजर्वेशंस भी थे पाकिस्तान के साथ पिछले 20 साल में, जब से ये 9/11 के वाक़े के बाद से जब से लड़ाई शुरू हुई अफगानिस्तान में। तो आपकी वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस कि अफगान तालिबान एक हद तक हमारे इन्फ्लुएंस में इस हद तक थे कि हम उनको मुज़ाकरात के टेबल पर तो ला सकते थे, बट हमारी प्रॉक्सी तो नहीं बनेंगे वो, और उनकी ज़ाहिर है वो अपने आप को पुश भी करेंगे, अपने आप को असर्ट भी करेंगे। नहीं, ये तो पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बहुत दफ़ा इसको बात को रिपीट किया है कि हमारा इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है तालिबान के ऊपर और उस इन्फ्लुएंस की वजह से हम उनको टेबल तक लेकर आए, पीस प्रोसेस में लेकर आए, लेकिन इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हमारा है ना हो सकता है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटलमेंट का अमल है, इंटरनल पॉलिटिकल सेटलमेंट का अमल है, ये एक इंट्रा अफ़गान प्रोसेस के ज़रिए ही हो, अफ़गान्स एक नुक्ते पर राज़ी हों एक दूसरे के साथ। हमने जहाँ तक हमारे चैलेंजेस हैं उनको इस बाज़ाब्ता तौर पर बायलैटरल चैलेंजेस को भी एड्रेस करने की कोशिश की है। इसमें हमने जो अपने इस मुश्किल बॉर्डर की फेंसिंग की है उसके नताइज आज नज़र आ रहे हैं कि हम अपने आप को महफूज समझते हैं और हम आने वाली जो भी हुकूमत होगी अफगानिस्तान की, और उम्मीद है कि ये ड्यूरेंट लाइन इशू बन सकता है मुस्तकबिल में तालिबान के साथ, क्योंकि पश्तून्स आर द वंस हु एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन ये तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, इस पे तो हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और दुनिया भी इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर। अब तो अफगान हुकूमत भी गनी हुकूमत खुद तस्लीम कर चुकी है। मैं इम्तियाज गुल साहब से एक सवाल करना चाह रहे हैं। इम्तियाज गुल साहब, टीटीपी और डिफरेंट ग्रुप्स का आपने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्यूरेंट लाइन का मसला खत्म हो चुका है और हमें खुद पाकिस्तानियों को ये बार बार नहीं लाना चाहिए। जो मंसूर साहब ने कहा कि ये बैन अक़वामी तौर पर हमारा तस्लीम शुदा बॉर्डर है, इम्तियाज गुल साहब में अगर कुछ अफगान तंग नज़र कुछ कहना चाहते हैं कहते रहें, हमें इस मामले को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, आपने जिक्र किया मुख्तलिफ जो ग्रुप्स है, टीटीपी वहाँ पे था, BLA वहाँ पे कहा जाता था, अब अफगान तालिबान आने के बाद ये ग्रुप्स वहाँ पे अपनी मौजूदगी कायम रख सकेंगे? जी इम्तियाज गुल साहब, बहुत मुश्किल होगा जी। अगर तालिबान को एहसास है कि वो ममालिक जो इनके साथ रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 साल से और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन ग्रुपों के हवाले से, तो इन ग्रुपों के लिए वहाँ पे अब कोई जगह नहीं रहेगी। तो किधर जाएंगे? टेररिज्म को एक शदीद धचका लगा है, वो धचका जो है अब शायद उसको परमानेंस मिल जाए, मुस्तकिल काफ़ी हद तक वो मेरा ख्याल ख़त्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान ने सफ़र किया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 6-7 बरसों में सफ़र किया है। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने क्या जो तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैट आई थिंक कवर्स BLA ऑल्सो।
क्योंकि ज़ाहिर है BLA की ज़मीन वो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स जो थे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए। आई एम अस्यूमिंग कि उसके बाद शायद इन कैंप्स की जगह ना रहे अफगानिस्तान। जी साबिर साहब, मैंने कहा एक चीज़ बता दूं कि हमारी कभी भी लड़ाई अफ़गान तालिबान के साथ नहीं रही। हमारे जितने भी ऑपरेशंस हुए वो TTP के साथ थे, TTP के ख़िलाफ़ थे, जो पाकिस्तान में मुल्ला बिरादर ने किसने पकड़ा था? मुल्ला गनी बिरादर पकड़े नहीं थे, हमारी हिफाजती तहवील में थे, हमारे मेहमान थे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान। हमारे हॉस्पिटल्स, फोटोशॉप तस्वीरें आई थी, हमारे जो हॉस्पिटल्स थे ऑपरेशन में गिरफ्तार किया ठीक है ना, 2010 फोटोशॉप तस्वीरें तो नहीं थी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गिरफ्तारी के बाद भी गिरफ्तार भी बाज़ औक़ात करना पड़ता है बचाने के लिए, बाहर उनकी ज़िंदगियों को ज़्यादा ख़तरा होता है। प्रोटेक्टिव कस्टडी आप कहना चाह रहे हैं? प्रोटेक्टिव कस्टडी। और ये वही मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान से गए थे, अमेरिका की दरख्वास्त पे पाकिस्तान इनको कहा था कि जी आप जाएं और जाके मुज़ाकरात करें। बिल्कुल ठीक है। साबिर शाकिर साहब, काशिफ अब्बासी साहब, एम्बेसडर सूर अहमद खान साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, बहुत सारे सवाल आते हैं और ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपको इस पर आगाह करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।